हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स से शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बैरियर्स आते हैं, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पोर्शन है इसका सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स क्या होते हैं? जब एक मैसेज को आप इनकोड करते हो और डिकोड करते हो, उस टाइम पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपके आते हैं सिमेंटिक बैरियर्स में। ठीक है, concerned with communication problems and obstructions in the process of encoding or decoding of message into words or impression। जब भी आप इनकोडिंग करते हो, चाहे आप वो मैसेज रिटर्न फॉर्म में दे रहे हो या आप किसी को पर्सन को बोलकर बता रहे हो, ठीक है, डिफरेंट वेज के थ्रू आप इनकोड कर रहे हो। इनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पर जब वो पर्सन उस चीज़ को समझ रहा है, दोनों ही चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारे सिमेंटिक बैरियर्स का पार्ट है। अब क्या होते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, वो देख लेते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज़ किए हैं, कुछ फिल्मी एग्जाम्पल्स भी यूज़ किए हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सो फर्स्ट पोर्शन है इसका बैडली एक्सप्रेस मैसेज, यानी आप एक मैसेज को सही तरीके से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, समटाइम्स इंटेंडेड मीनिंग मे नॉट बी कन्वेड बाय द यूजेस ऑफ इनएडिक्वेट वोकैबुलरी, रॉन्ग मीनिंग वर्ड्स एक्सेट्रा। यानी समटाइम्स क्या होता है, आपके पास सही वोकैबुलरी नहीं होती, ठीक है, सही वर्ड नहीं होता, मतलब आपको किसी वर्ड का करेक्ट मीनिंग नहीं पता होता। देखो, अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज की तरफ जाओगे तो वहाँ पर तो आपके साथ ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, आप किसी जापानीज़ के साथ कांटेक्ट में हो तो आपने क्या किया, एक नॉर्मल जापानीज़ सीख ली, लेकिन अब वहाँ पर क्या होता है ना, आपको इतनी फ्लुएंटली आती नहीं है वो लैंग्वेज, राइट। तो वहाँ पर आपके पास वोकैबुलरी आपको याद नहीं आ रही होती, सही वर्ड का सही मीनिंग आपको याद नहीं आ रहा होता। ठीक है, तो उस केस में आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो इतना अच्छा नहीं होता, बहुत कम कम्युनिकेशन होगा। सबसे पहले तो आप एक लिमिटेड वर्ड्स ही उनके सामने डिलीवर कर पाएंगे, राइट। प्लस जो एग्जैक्ट मीनिंग आप कहना चाहते हैं, जो एग्जैक्ट मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। यानी देखो, एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, राइट। मुझे उसको कोई और मीनिंग पता है और आपको कोई और मीनिंग पता है, तो इस तरह से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एक वर्ड जो आपको सेंड किया, उसका मीनिंग मेरे पास कुछ और है और आपके पास कुछ और है। यानी मैं आपको जो डिलीवर करना चाहती हूँ मैसेज, वो तो डिलीवर ही नहीं हुआ, राइट। तो ये वर्ड, इस टाइप के वर्ड्स कंफ्यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कैन यू प्लीज़ पास मी द पेन, ठीक है, तो अब यहाँ पर पेन क्या हो सकता है, एक पेन जिससे आप वर्क करते हैं, एक हो सकता है पैन, फ्राइंग पैन, ठीक है। अब दोनों का जो है प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है, तो इस केस में कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि वर्ड एक ही है और उसके डिफरेंट मीनिंग है। अच्छा, इसका एक और मैं अगर फिल्मी एग्जांपल आपको बताऊं तो आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस पॉइंट को कि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, हर पर्सन उसे अलग तरीके से कहता है और उसका मीनिंग भी अलग निकलता है। उन्होंने अच्छा वर्ड यूज़ किया था, राइट, कि अच्छा लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं और उनका मीनिंग भी अलग अलग निकलता है। किसी ने अगर गुस्से में अच्छा कह दिया तो यानी उसे बात किसी की पसंद नहीं आई, या किसी ने 2-3 बार अच्छा कह दिया यानी अच्छा 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 ये कह रहे हो, यानी वो आपकी बात समझने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो वर्ड तो एक ही है लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग निकल कर आ रहे हैं, राइट। तो यही होता है इसमें सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग में, ठीक है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। द मीनिंग ऑफ मैसेज इन वन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड विल बी डिफरेंट इन अदर लैंग्वेज। यानी एक वर्ड का जो मीनिंग है वो एक लैंग्वेज में अलग निकल सकता है और दूसरी लैंग्वेज में अलग निकल सकता है। इसका तो मैं बिल्कुल अपनी लाइफ का ही एग्जांपल बताऊंगी। मेरी एक स्टेशनरी की शॉप है, ठीक है, तो वहाँ पर एक पर्सन आया, उसने मुझसे कहा आटा चाहिए, तो मैंने उससे भेज दिया ग्रोसरी स्टोर पर कि आपको आटा वहाँ मिलेगा। ग्रोसरी स्टोर वाले ने वापस उस पर्सन को भेज दिया कि नहीं, आटा आपकी शॉप पर मिलेगा। अब कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गई है कि आटा है क्या। फिर वहाँ से एक ग्रोसरी स्टोर का बंदा आया, उसने बताया कि मैम ये जो आटा मांग रहे हैं ये गोंद वाला आटा, यानी ये गम मांग रहे हैं, ठीक है। अब वो बंगाली में आटा मीन्स गम, लेकिन अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो आटा मीन्स तो फ्लोर, जो भी आप खाते हैं, ठीक है, व्हीट फ्लोर हो गया। तो मुझे एक मीनिंग हिंदी में पता था आटा नॉर्मल, लेकिन वो बंगाली में आप आटा को क्या कहते हैं, एक गम कहते हैं, राइट। तो यही ट्रांसलेशन, फॉल्टी ट्रांसलेशन कहलाता है कि एक वर्ड का मीनिंग एक लैंग्वेज में अलग निकलता है और दूसरी लैंग्वेज में अलग निकलता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्थ, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। डिफरेंट अजम्पशन में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन विच रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। देखो, मैंने कोई आपको मैसेज डिलीवर किया, अब आपने उसे कुछ अलग तरीके से अज्यूम कर लिया, आपने कुछ और चीज़ें अज्यूम कर ली उसके साथ, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाता है, यानी यहाँ कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती थी वो हुआ ही नहीं, आपने कुछ और ही अज्यूम कर लिया, ठीक है।
सो अलग अलग पर्सन के अलग अलग अजम्पशंस हो सकते हैं, उन्होंने अपने डिफरेंट अजम्पशन बना लिया उस मैसेज से, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्निकल जार्गन। यूजेज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स बाय स्पेशलिस्ट विल रिजल्ट इन मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग वर्कर्स। यानी अगर आप टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेंगे, देखो टेक्निकल वर्ड्स हर एक को नहीं पता होते, राइट। तो अगर आप जो भी पर्सन है वो टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ करेगा तो जो वर्कर्स हैं वो उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। आपने वर्कर्स को कुछ नोटिस दे दिया या आपने कुछ उन्हें डायरेक्शंस दी, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज वहाँ यूज़ कर दी, तो क्या वर्कर्स उसे समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर अगर अपने पेशेंट से कहे दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया, ठीक है, तो 5 मिनट लग जाएंगे उस पेशेंट को समझने में कि वो ब्लड कैंसर से सफ़र कर रहा है या ब्लड कैंसर उसे हुआ है, ठीक है। हर एक पर्सन को नहीं पता होगा कि ल्यूकेमिया का मीनिंग ब्लड कैंसर हो जाता है, राइट। तो अब आप टेक्निकल लैंग्वेज हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप वर्कर्स के साथ बात कर रहे हैं तो उनके साथ आपको नॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी होगी जो वो समझ सकें, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स डिकोडिंग। देखो आपकी बॉडी बहुत चीज़ें बताती है, आपके बिना बोले वो आपके एक्सप्रेशन से हम समझ सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं समटाइम्स, ठीक है। आप इंटरव्यू में बैठे हैं और आपका पैर कॉन्टीन्यूसली शेक कर रहा है तो वो इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि हाँ आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं। या आप इधर उधर देख रहे हैं तो उससे भी आई कांटेक्ट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उससे भी समझ में आ जाता है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें आपको बताती है। तो आपने मैसेज कुछ डिलीवर किया और आपके बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग थी, मैसेज आप कुछ डिफरेंट दे रहे हो और आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो जाएगी कि वो पर्सन आपके मैसेज पर ध्यान दे या आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे, दोनों तो मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है, राइट। सो ये थे आपके सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स, ठीक है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर्स में क्या क्या आ जाता है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल बैरियर में सबसे पहला पॉइंट है आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। यानी किसी भी मैसेज के आने से पहले, किसी कम्युनिकेशन के शुरू होने से पहले ही आपने एक इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बारे में एक जजमेंट तैयार कर लिया कि हाँ इसमें इस मैसेज में यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो नहीं सकता, यानी इसको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जजमेंट बिफोर लिसनिंग लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर आप पहले ही किसी चीज़ को जज कर लेंगे तो आपने तो अपने दिमाग में एक इमेज उसकी वैसी ही बना ली, ठीक है। अब आपके पास मैसेज कुछ भी आए, ये जो आपने इमेज अपने माइंड में तैयार कर ली, एक जजमेंट तैयार कर लिया, वो आपके लिए एज अ बैरियर वर्क करेगा। आप उस मैसेज को सही से समझना ही नहीं चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक स्टूडेंट था जो हमेशा रॉन्ग आंसर्स देता था, जब भी टीचर ने उससे पूछा उसने रॉन्ग आंसर दिया। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अब देखो जो कॉन्टीन्यूसली ऐसा ही वर्क कर रहा है तो टीचर के माइंड में भी उसकी एक इमेज बन गई कि हाँ ये बच्चा हमेशा गलत ही आंसर देगा, ठीक है। तो एक जजमेंट बन गया, राइट। अब अगर किसी दिन उसने सही आंसर दे भी दिया तो टीचर के दिमाग में तो एक इमेज बनी हुई है कि ये बच्चा हमेशा गलत ही आंसर देता है, तो टीचर उसे समझना ही नहीं चाहेगी, उसके आंसर को सुनना ही नहीं चाहेगी। तो यहाँ क्या हुआ, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। उस बच्चे को सही आंसर आता था बट क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग जो पहले की उसकी परफॉर्मेंस थी उसकी बेसिस पर टीचर ने एक जजमेंट बना लिया था कि ये कभी सही आंसर नहीं दे सकता, तो यहाँ कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं होगा, राइट। सेकेंड है लैक ऑफ अटेंशन, यानी आपने ध्यान नहीं दिया जो भी आपके पास मैसेज आया। पुअर लिसनिंग ड्यू टू प्री ऑक्यूपाइड माइंड ऑफ द रिसीवर में डिसअपॉइंट द सेंडर। आपके पास किसी की कॉल आई लेकिन उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा बिजी थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा वर्क में बिजी थे, तो आपने उसके मैसेज को कहा हाँ ठीक है जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताते बताते आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही ऑक्यूपाई है एक चीज़ को करने में, आप पहले से ही बिजी थे किसी काम को करने में, इसलिए आपने उस पर्सन की बात पर ध्यान ही नहीं दिया, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो वो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको देना चाहता था उस पर मतलब वो आपके पास सही से पहुँच ही नहीं पाया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। When oral communication passes through various channels of communication, it destroys the structure of the message or lead to transmission of inaccurate message. यहाँ पर क्या हुआ, एक मैसेज को ट्रांसमिट करते टाइम, यानी देखो बहुत सारे लोगों से वो ट्रांसफ़र होते हुए आया है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट मैसेज आप तक ट्रांसफ़र हो। अगर एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में 15 पीपल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, वेरियस चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, राइट। तो जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन तक वो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो डिस्ट्रॉय होगा। आपने एक लंबे से लाइन आपने बोल दी कि हाँ ये कंडीशंस हैं, ये चीज़ें वर्कर्स को करनी है, ये रूल्स आज से आपको फॉलो करने हैं, तो वो 15 पीपल तक आते आते कुछ ना कुछ उसमें से कट हो जाएगा, यानी किसी पर्सन ने बीच में कुछ भूल गया
तो वो कट हो गया, या किसी पर्सन ने बीच में कुछ ऐड कर दिया तो वो आपका ऐड होता हुआ चला गया। तो यानी एग्जैक्ट मैसेज जो आप पहुंचाना चाहते थे वो एग्जैक्ट मैसेज लोअर लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रस्ट। डिस्ट्रस्ट यानी आपको सामने वाले पर्सन पर विश्वास ही नहीं है। इफ द पार्टीज डू नॉट बिलीव ईच अदर दे कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर मैसेज इन इट्स ओरिजिनल सेंस। अगर आपको लगता है कि भाई सामने वाले के ऊपर आपको यकीन ही नहीं है, आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकते, तो आप उसका मैसेज भी उस सेंस में नहीं सुनेंगे। अगर आपको पता है भाई सामने वाला पर्सन करप्ट है, ठीक है, अब वो आपके पास कोई भी ऑफर लेकर आए कि भाई इस जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या इस तरीके से करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि वो पर्सन करप्ट है, ठीक है, तो अब आप उसकी कोई भी स्कीम हो, कोई भी पॉलिसी हो, आप उसे सही सेंस में नहीं सुनना चाहेंगे, क्योंकि आपको उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, राइट। तो ये थे आपके इमोशनल बैरियर्स। अब आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही अगर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को सपोर्ट नहीं करेगी तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो ही नहीं सकता। इफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी इज नॉट सपोर्टिव ऑफ फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट डिस्टर्ब इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की तरह वर्क कर रही है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसीज होती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, स्टेटस, कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, ये सारे कहीं ना कहीं एक बैरियर के रूप में वर्क करते हैं। ये फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि भाई आपको कोई भी कम्युनिकेशन करना है तो आपको प्रॉपर लॉन्ग चेन फॉलो करनी होगी। यानी आपको अगर यहाँ पर लोअर लेवल पर एक पर्सन है, उसे हायर लेवल तक अपनी कोई बात पहुँचानी है, तो उसे प्रॉपर जो भी यहाँ पर जितने भी पर्सन उससे अपर लेवल के हैं उन सब से होते हुए वो बात गुजरेगी। यानी ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अब लॉन्ग प्रोसेस में होगा क्या कि अगर 15 पीपल हैं बीच में, तो उन 15 पीपल से होते हुए मैसेज जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो मैसेज क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। जो मैसेज आप पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज वहाँ पहुंचेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी आपको अगर सपोर्ट नहीं कर सकती तो आप कम्युनिकेशन भी फ्री फ्लो तरीके से नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर कहीं बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अलाउ ही नहीं कर रखा कि एम्प्लॉयज़ आपस में कम्युनिकेट करें वर्किंग आवर्स में, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज स्टेटस। अब स्टेटस में क्या होता है, देखो, अगर किसी पर्सन को लगता है कि मेरा स्टेटस बहुत हाई है, मैं सिर्फ ऑर्डर दे सकता हूँ और ऑर्डर रिसीव नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, कोई एक हायर अथॉरिटी है, ठीक है, अब हायर अथॉरिटी ने क्या किया, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर लिया, अपनी बात डिलीवर तो कर दी, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने नहीं सुने, तो ये क्या हो गया, ये वन वे कम्युनिकेशन हो गया। वन वे कम्युनिकेशन कभी भी सही नहीं होता, राइट। उन्होंने अपने ऑर्डर्स तो डिलीवर कर दिए, लेकिन उन्होंने उन एम्प्लॉयज़ की बात ही नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं कि भाई मेरा हायर स्टेटस है, मैं ऑर्डर दे सकता हूँ, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू सुनूंगा नहीं या किसी की राय लूंगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स नेचर का है, ठीक है, वहाँ पर फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको वो एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करा रखा जहां आप फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कर सकें, बिना डिस्ट्रप्शन के, बिना किसी तरह के प्रॉब्लम के, बिना किसी बैरियर के आप कम्युनिकेशन कर सकें। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ही इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं करेगी तो कम्युनिकेशन भी सही तरीके से, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कभी नहीं हो पाएगा, राइट। नेक्स्ट इज पर्सनल बैरियर्स। ये सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों की तरफ से हो सकते हैं। पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट में इन्फ्लुएंस एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों के ही जो पर्सनल फैक्टर्स हैं, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, समटाइम्स वो भी कम्युनिकेशन के लिए बैरियर का वर्क कर सकते हैं। क्या क्या पॉइंट्स आते हैं इसमें, फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी, ठीक है, यानी आप अथॉरिटी को चैलेंज करने से डरते हैं। आपको लगता है कि आप कोई भी पॉइंट, मतलब या आप कोई एडवाइस देना चाहते हैं कंपनी को, या आप ये बताना चाहते हैं कि ये डिसीजन आप लोगों का गलत है, इसके बिहाफ पर आपको ये करना चाहिए, आपको ये चीज़ें आपको ठीक करनी चाहिए। आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ तो हैं, बट आप अथॉरिटी को चैलेंज करने से डर रहे हो कि कहीं मेरे अगेंस्ट कुछ एक्शन ना ले लिया जाए, कि कहीं मेरी जॉब के ऊपर कोई बात ना आ जाए, ठीक। तो इस डर की वजह से आप क्या करते हो, आप अथॉरिटी को कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो अपना पॉइंट, आप उन्हें बताते ही नहीं हो, आप उन्हें कभी चैलेंज ही नहीं करते, तो यहाँ कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाता, राइट। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट। यानी यहाँ पर एक सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो वर्क कर सकता है, या सबॉर्डिनेट को अपने सुपीरियर पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो मेरी बात सुनेंगे, तो दोनों ही केसेस में क्या होगा, कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा, राइट। नेक्स्ट एंड अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आप कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हो,
आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं कंपनी को लेकर, बट आपका जो सबॉर्डिनेट है वो आपको कभी सपोर्ट ही नहीं करता, वो आपके साथ सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं करता, ठीक है। तो इस केस में क्या आप उन्हें अपनी एडवाइस दोगे? नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्सन मुझे कभी भी अप्रिशिएट तो करने वाला है नहीं, तो मैं इसे अपनी एडवाइस क्यों दूँ, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि आप चाहते ही नहीं हो वो कम्युनिकेट करना, वो चीज़ें कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो ये भी एक बैरियर की तरह ही वर्क कर रहा है कंपनी के लिए। तो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो ये एक डिसएडवांटेज ही है कि जिस पर्सन के पास कंपनी के लिए अच्छे आइडियाज़ हैं लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये भी बैरियर की तरह ही वर्क करता है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। देखो, एज एम्प्लॉय अगर मुझे पता हो कि भाई अगर मैं अपने कुछ आइडियाज़ दूंगा तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी मेरी कंपनी में, ठीक है। आपके ऑर्गेनाइजेशन ने हर एक एम्प्लॉय को ये कह रखा है कि भाई आप भी ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लीजिए, आप भी अपनी एडवाइस दीजिए, आप भी इसकी जो प्लानिंग प्रोसेस है उसका पार्ट बनिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको अलग से इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, आपके वर्क की वैल्यू की जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, आप बहुत अच्छे से उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनकी जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लेंगे। बट अगर ये चीज़ होगी ही नहीं तो फिर आप कुछ भी मतलब कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज आप उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, राइट। तो ये थे आपके सारे बैरियर्स, कम्युनिकेशन बैरियर्स, ठीक है। अब किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने कम्युनिकेशन को, किस तरह से एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम। सो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन बैरियर्स को रिमूव करना होगा, राइट। सो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। यानी जब भी आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें किसी पर्सन के साथ तो अपने आइडियाज़ को अच्छे से क्लैरिफाई करें कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं, क्या किस तरह से डिलीवर करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। रिसीवर उस टाइम पर क्या चाहता है आप उसके अकॉर्डिंग उसे डिलीवर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है आपकी कंपनी में, ठीक है, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपने आते के साथ उसे उसकी मिस्टेक्स के लिए डांटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ वो पर्सन उस चीज़ को समझ ही नहीं पाएगा, राइट। तो आप ये देखिए कि रिसीवर की क्या नीड है, उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ों को समझाइए, या उसे कोई मैसेज देना तो मैसेज दीजिए, लेकिन आप पहले रिसीवर की नीड को समझिए। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। कोई एक मैसेज कम्युनिकेट करने से पहले आप सबसे कंसल्ट कीजिए, तब जाकर आप एक फाइनल डिसीजन लीजिए, ठीक है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। बीवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। कोई भी मैसेज डिलीवर करते टाइम आप क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज के बारे में अवेयर रहेंगे कि जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब लोग उसे समझ सकते हैं या नहीं, या बिल्कुल भी ऐसी टोन मत यूज़ कीजिए जिसका लोग गलत मीनिंग निकाल लें, ठीक है। मैसेज का कंटेंट आप एक बार चेक कीजिए, राइट। कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स। ऐसी ही चीज़ें कन्वे कीजिए जो हेल्प कर सकते हैं लिसनर्स को, ठीक है, यानी जो लिसनर्स हैं उनके लिए वो वैल्यूएबल भी हैं और उनको हेल्प भी करेंगे। इंश्योर प्रॉपर फीडबैक। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होता है, जब प्रॉपर आपको फीडबैक रिसीव होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो तो प्रॉपर फीडबैक भी आप उनसे लीजिए कि आपको ये जो मैसेज है वो क्लियर हुआ, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं, राइट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेट फॉर प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर। यानी आप देखो, कोई भी आप मैसेज डिलीवर करते हो वो सिर्फ उसी टाइम के लिए तो नहीं होता, वो उस टाइम के लिए भी होता है और फ्यूचर के लिए भी होता है। तो आप इसी तरीके से उन्हें डिलीवर भी कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये मैसेज आपके आज के लिए भी है और फ्यूचर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी है, राइट। फॉलो अप कम्युनिकेशन हेल्प टू रिमूव हर्डल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय मैनेजर्स टू सबऑर्डिनेट। देखो, आपने एक मैसेज दे दिया, सबने रिसीव भी कर लिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सबको वो चीज़ क्लियर हो गई हो सकता है उन्हें बाद में कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ हर्डल्स आए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो उस मैसेज को लेकर। तो आपको फॉलो अप भी करना है कम्युनिकेशन, यानी आपको उनकी हेल्प भी करनी है। अगर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, आप चाहें तो उन्हें दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उन चीज़ों को, राइट। तो आपको दोबारा से रीचेक करना है कि जो मैंने मैसेज डिलीवर किया वो सही तरीके से डिलीवर हुआ या नहीं। तो अगर कोई हर्डल्स आते हैं तो आप उन्हें रिमूव करने में उन्हें हेल्प कीजिए, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कीजिए, राइट। नेक्स्ट इज़ बी अ गुड लिसनर। देखो, अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है कि लोग आपके बारे में आपकी बातों को सुने, तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक गुड लिसनर होना चाहिए। आपने अपना मैसेज डिलीवर कर दिया, लेकिन अगर सामने से बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तो आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए कि आप उनकी क्वेरीज को भी अच्छे से सुने और फिर उनके लिए रिप्लाई करें, राइट। तो अच्छा लिसनर होना भी एक अच्छे कम्युनिकेटर की ही पहचान होती है, राइट। सो ये था कम्युनिकेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ये आज कंप्लीट हो गया। आई होप आपको इसके कम्युनिकेशन बैरियर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।